मेरे प्यारे सभी भाई बहनों को नमस्कार, ससम्मान अभिवादन। और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आदिकालीन काव्य से संबंधित 61 प्रश्न। और इन 61 प्रश्नों के अंदर जो अलग अलग रचनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। तो प्रश्न हैं वो लगभग 61 के आसपास हैं, लेकिन सारे के सारे अपनी दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब लगातार आपके सामने एक दो वीडियो उपस्थित होते रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो परीक्षा का समय है वो धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, विशलदेव रासो के रचनाकार का नाम बताइए। तो विशलदेव रासो है, उसके रचनाकार का नाम नरपति नालय है। विशलदेव रासो के रचनाकार का नाम नरपति नालय है। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये नरपति नाम के कवि थे, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये नालय नाम के कवि थे। यानी दोनों नामों को माना जाता है, लेकिन कॉमन नाम ही आमतौर पर प्रचलित है, नरपति नालय। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है। तो ये ऐतिहासिक काव्य है। इस प्रकार के दो प्रश्न बनाए गए हैं और दोनों में अलग अलग बात दी गई है। तो विशलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है, तो ये ऐतिहासिक काव्य है, इतिहास के आधार पर लिखा गया काव्य है। तीसरा प्रश्न है, विशलदेव रासो में किसका वर्णन किया गया है। विशलदेव रासो में किसका वर्णन किया गया है, तो विशलदेव और रानी राजमती का वर्णन किया गया है। विशलदेव और रानी राजमती है, उसके प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है विशलदेव रासो में। नेक्स्ट प्रश्न है, विशलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है। ये दूसरा प्रश्न है। तो विशलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है, तो ये श्रृंगार रस का एक गाया जाने वाला यानी गेय काव्य है। श्रृंगार रस का गाया जाने वाला गेय काव्य है, यानी इसको गाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो की रचना, विशलदेव रासो का रचना काल कब माना जाता है, कब का माना जाता है। तो ये संवत 1272 के आसपास का माना जाता है। हालांकि जो ऐसी रचनाएं हैं उनके कालक्रम के बारे में पुख्ता तौर पर कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो विचारक या विद्वान या हमारे साहित्यकार जो मत देते हैं उसी के आधार पर ये 1272 के आसपास स्वीकार करते हैं कि विशलदेव रासो का जो रचना काल है वो संवत 1272 के आसपास हुआ था। इनमें अधिकांश विचारकों का ये मत है। अगला प्रश्न है, विशलदेव का विवाह किससे हुआ था। तो विशलदेव का विवाह राजा भोज की कन्या थी राजमती, उनसे हुआ था। राजा भोज की कन्या राजमती से इनका विवाह हुआ था। विशलदेव का दूसरा नाम क्या था। तो विशलदेव का दूसरा नाम विग्रहराज था, और ये विग्रहराज तृतीय था। यानी विग्रहराज तृतीय की कहानी है। राजमती और विशलदेव का जो वर्णन है विशलदेव रासो में, वो विग्रहराज तृतीय का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, विशलदेव नाम के कितने राजा हुए। तो विग्रहराज अथवा विशलदेव नाम से 4 राजा हुए, और ये अजमेर के 4 राजा हुए जिनका नाम विग्रहराज अथवा विशलदेव था। विग्रहराज के नाम से 4 राजा हुए, और ये जो विशलदेव रासो है ये विग्रहराज तृतीय के जीवन से संबंधित है। विग्रहराज तृतीय हैं, उनके जीवन से संबंधित है। विशलदेव रासो का केंद्रीय पात्र कौन है। तो विशलदेव रासो का केंद्रीय पात्र यानी प्रमुख पात्र कौन है, तो प्रमुख पात्र है वो राजमती है। राजमती को आधार बना करके, उसके विरह को आधार बना करके और विशलदेव रासो की रचना की गई है। विशलदेव रासो में किस के विरह का वर्णन किया गया है। तो राजमती के विरह का वर्णन किया गया है। विशलदेव रासो में किसके विरह का वर्णन किया गया है, तो राजमती के विरह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशलदेव रासो की क्या विशेषता है। ये मूलतः एक विरह काव्य है। ये मूल रूप में एक विरह काव्य है, क्योंकि विशलदेव है वो उड़ीसा की तरफ चला जाता है, और 12 वर्ष तक राजमती है वो विरह को भोगती है, और उसी का चित्रण इसमें किया गया है। तो विशलदेव रासो है उसमें विरह की प्रधानता है। विशलदेव उड़ीसा के राजा के कितने वर्ष तक नौकरी करता है। ऐसा वर्णन किया गया है कि विशलदेव उड़ीसा चला जाता है और वहाँ पर उस राजा के नौकरी करता है,
और नौकरी करने के बाद यानी बहुमूल्य धन संपदा दौलत प्राप्त करता है। लेकिन ये बात है वो अपने आप में जचने वाली बात नहीं है कि एक राजा है और वो उड़ीसा की तरफ जाए और वहाँ नौकरी करे। ये बात असंभव लगती है, लेकिन फिर भी ग्रंथ में लिखा गया है। तो 12 वर्ष तक ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष तक विसलदेव ने वहाँ पर उड़ीसा में काम किया था और फिर रत्न जेवर उपहार ये सारे के सारे लेकर वापस आया था। उड़ीसा से विसलदेव का पत्र लेकर कौन आता है? तो जोगना है, वो विसलदेव का पत्र लेकर के राजमती के पास आता है। उड़ीसा से विसलदेव का पत्र लेकर कौन आता है? तो जोगना नाम का व्यक्ति है, वो पत्र लेकर आता है और ये पत्र राजमती को देता है। अजमेर से राजमती का पत्र लेकर कौन गया था? अजमेर से राजमती विसलदेव को पत्र भेजती है। तो ये पत्र लेकर कौन गया था? तो ये एक विद्वान पंडित के साथ राजमती ने पत्र भेजा था। तो विद्वान पंडित का हालांकि नाम नहीं दिया गया है, लेकिन विद्वान पंडित है, उसके साथ राजमती ने पत्र भेजा था और वो पत्र विसलदेव के पास पहुंचा था। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के एक तरह से आरंभकर्ता भी मान सकते हैं। अमीर खुसरो पहेलियों, मुकरियों और सुखनों के जो नए चलन चलाने वाले थे, वो अमीर खुसरो, उनका मूल नाम अबुल हसन था। अबुल हसन अमीर खुसरो का मूल नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो हैं वो निजामुद्दीन औलिया जी के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया हैं, उनके शिष्य थे। अमीर खुसरो ने किस प्रचलित बोली में अपना साहित्य लिखा? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी में अपना साहित्य लिखा और ऐसा साहित्य लिखा जो कि जन सामान्य के समझ में आए। तो खड़ी बोली हिंदी में अपना साहित्य लिखने वालों में अमीर खुसरो का नाम अग्रगण्य है, आगे गिना जाने वाला है। किस्सा चादरवेश किस रचनाकार की रचना है? किस्सा चादरवेश अमीर खुसरो की रचना है। किस्सा चादरवेश अमीर खुसरो की रचना है। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है और इसके रचनाकार अमीर खुसरो हैं। खालिक बारी है वो अमीर खुसरो की रचना है और ये इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पहेलियाँ। तो ये 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं, पहेलियों के लिए, मुकरियों के लिए और वह सुखनों के लिए। पहेलियाँ, मुकरियाँ और सुखनों के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, 3 चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू द मैथिली लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शन टू द मैथिली लैंग्वेज, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। एन इंट्रोडक्शन टू द मैथिली लैंग्वेज पुस्तक के रचनाकार का नाम बताइए। तो रचनाकार का नाम डॉक्टर गिरियर्सन है। डॉक्टर गिरियर्सन हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू द मैथिली लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, विद्यापति की जन्म भर की कविताओं के संग्रह का नाम बताइए। तो पदावली है, ये इनकी जन्म भर की जो कविताएं हैं, पद हैं, उनके संग्रह का नाम पदावली है। विद्यापति की जो रचना है पदावली, उनमें उनके जीवन भर की कविताओं का पूरा संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस भाषा में लिखा? तो विद्यापति ने कीर्तिलता को अपभ्रंश या अवट भाषा में लिखा। अपभ्रंश जिसका दूसरा नाम अवट भी है, अवट भाषा में या अपभ्रंश भाषा में लिखा। विद्यापति किसके भक्त थे? विद्यापति कृष्ण के भक्त थे। विद्यापति हैं वो कृष्ण के भक्त थे। अगला है, विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो विद्यापति की पदावली पर जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखा उसका प्रभाव विद्यापति की पदावली पर आता है। और विद्यापति के जितने भी पद हैं वो संगीतात्मक हैं, गेय शैली से युक्त हैं। अभिनव जयदेव किसे माना जाता है? अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। किस बंगला कवि की रचनाओं का प्रभाव विद्यापति की रचनाओं पर पड़ा? किस बंगला कवि की रचनाओं का प्रभाव विद्यापति की रचनाओं पर पड़ा?
तो बंगला कवि चंडीदास की रचनाओं का प्रभाव विद्यापति की रचनाओं पर पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यापति का रचनाओं का कौन जो समय है वो कौन सी सदी माना जाता है? प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया। विद्यापति की रचनाओं का समय है वो कौन सी सदी माना जाता है? तो ये 14वीं सदी माना जाता है, यानी 14वीं सदी के अंदर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। विद्यापति का जन्म कब हुआ? विद्यापति का जन्म सन 1360 के आसपास हुआ। अब ये जो सन है पुराने कवियों के, विचारकों के, ये विद्वानों द्वारा जो दिए गए मतों के आधार पर होते हैं, हालांकि प्रमाणिक तौर पर इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि यानी 1380 के आसपास हुआ, कुछ कहते हैं 1360 के आसपास हुआ, तो ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार हैं। तो विद्यापति का जन्म लगभग 1360 के आसपास से माना जाता है। भू परिक्रमा की रचना किसने की? तो भू परिक्रमा की रचना विद्यापति ने की। विद्यापति ने भू परिक्रमा की रचना की। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? पुरुष परीक्षा है वो विद्यापति की रचना है। विद्यापति की रचना का नाम है पुरुष परीक्षा। लिखनावली किसकी रचना है? तो लिखनावली विद्यापति की रचना है। तो भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और लिखनावली, ये तीनों रचनाएं विद्यापति की हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम पदावली है। अगले, कीर्ति सिंह के जीवन पर आधारित विद्यापति की रचना का नाम बताइए। तो कीर्तिलता है। राजा कीर्ति सिंह के जीवन पर आधारित विद्यापति की रचना है, उसका नाम कीर्तिलता है। लिखनावली की रचना किसके आश्रय में की? तो राजा पूरादित्य के आश्रय में की। लिखनावली नामक रचना है वो राजा पूरादित्य थे, उनके आश्रय में इन्होंने की। गंगा वाक्यावली किसकी रचना है? गंगा वाक्यावली विद्यापति की रचना है। गंगा वाक्यावली नाम की रचना है वो विद्यापति की रचना है। शैव सर्वस्व सागर किस रचनाकार की रचना है? तो ये विद्यापति की रचना मानी जाती है। शैव सर्वस्व सागर विद्यापति जी की रचना मानी जाती है। संत रैदास कहाँ के रहने वाले थे? तो संत रैदास हैं वो बनारस के आसपास के रहने वाले थे। बनारस के आसपास के रहने वाले थे संत रैदास जी। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? तो संत रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। संत रैदास के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद था। संत रैदास को किसका अवतार माना जाता है? तो संत रैदास को नारद मुनि का अवतार माना जाता है। संत रैदास को नारद मुनि का अवतार माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 30 से अधिक पद संग्रहित हैं। और इसके बारे में ये है कि अलग अलग विचारक हैं वो अलग अलग अपने अपने तर्क के आधार पर कह देते हैं। कोई 30 से अधिक बता रहा है, मतलब 30 से कम नहीं है, 30 से अधिक हैं, और उनकी संख्या है वो अलग अलग विचारकों के अनुसार अलग अलग है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 30 से अधिक पद संग्रहित हैं। रैदास की रचनाओं के संग्रह का नाम बताइए। तो संत रैदास की रचनाओं का जो संग्रह है वो रैदास की वाणी के नाम से है। उनकी संपूर्ण जो रचनाएं हैं, जो पद इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उनको संग्रहित करके रैदास की वाणी के नाम से संग्रहित किया गया है। रजब किसके शिष्य थे? और ये रजब जी हैं, ये संत दादू दयाल जी के शिष्य थे। संत दादू दयाल के शिष्य थे। रजब का जन्म कब हुआ? तो रजब जी का जन्म संवत 1624 में हुआ। रजब जी का जन्म संवत 1624 के अंदर हुआ माना जाता है। रजब का पूरा नाम बताइए। तो रजब अली खां इनका पूरा नाम था। रजब अली खां रजब जी का पूरा नाम था। कौन से संत आजीवन दूल्हे के रूप में रहे? तो ये रजब जी थे जो आजीवन दूल्हे के रूप में रहे थे। अंगवधु नाम की रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? अंगवधु नाम की रचना है उसका श्रेय रजब जी को दिया जाता है। अंगवधु में किसकी वाणियों का संग्रह है? तो संत दादू दयाल जी की वाणियों का संग्रह। संत दादू दयाल जी की वाणियों का संग्रह है और उसका नाम है अंगवधु। सर्वांगी किसकी रचना है? सर्वांगी है वो संत रजब जी की रचना है और ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना भी है इनकी। सर्वांगी में कितने कवियों की रचनाएं हैं? तो सर्वांगी में 142 कवियों की रचनाओं को इन्होंने संकलित किया है। 142 कवियों की रचनाओं को संकलित करके सर्वांगी की रचना की है। उसके बाद है सर्वांगी में कुल कितने छंद हैं? तो 3836 छंद हैं। सर्वांगी में कुल कितने छंद हैं? तो 3836 छंद हैं। डोला मारूरा दुआ किस प्रकार की रचना है? तो राजस्थान का एक वीर है काव्य है। डोला मारूरा दुआ
किस प्रकार का की रचना है, तो ये राजस्थान का एक विरह काव्य है, लौकिक काव्य भी कह सकते हैं। ढोला मारूरा दुहा का रचनाकार कौन सी सदी की मानी जाती है, तो ये 11वीं-12वीं सदी की रचना मानी जाती है। यानी रचना कौन सी सदी की मानी जाती है, तो ये 11वीं-12वीं सदी की रचना मानी जाती है। ढोला का विवाह किससे हुआ था, तो ढोला का विवाह बाल्यावस्था में मारवणी से हुआ था। बाल्यावस्था में मारवणी से हुआ था, जिसका नाम मारू था। मारवणी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, मारू के नाम से जाना जाता है मारवणी, और इसका दूसरा नाम क्या है, मारू नाम था। मारवणी की सहपत्नी का नाम बताइए। मारवणी की सहपत्नी का नाम मालवणी था। यानी सहपत्नी यानी ढोला की दूसरी पत्नी। मारवणी पहली पत्नी थी और मालवणी ढोला की दूसरी पत्नी थी, तो मालवणी था और उसी को सहपत्नी कहते हैं। ढोला मारूरा दुआ के रचनाकार का नाम बताइए, तो कुछ विचारक कल्लोल को मानते हैं और कुछ कुशललाभ को मानते हैं। तो ढोला मारूरा दुआ के रचनाकार का नाम कल्लोल कुशललाभ कॉमन रूप से हम देख सकते हैं, कुछ कल्लोल को मानते हैं और कुछ कुशललाभ को मानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के सर्वप्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए, तो ढोला मारूरा दुहा सर्वप्राचीन ग्रंथ है और ये एक लौकिक ग्रंथ है जिसमें विरह की संवेदनाओं को संपूर्ण रूप से उभारा गया है। ढोला के पास भेजे गए संदेशों को कौन रोक लेती है, तो मालवणी है, वो ढोला के पास भेजे गए संदेशों को रोक लेती है। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा राजस्थान की किस प्रकार की रचना है, तो लौकिक जीवन का विरह काव्य है। लौकिक जीवन का विरह काव्य है। अगला प्रश्न है, ढोला तक संदेश पहुंचाने में कौन सफल होता है, ढाडी नामक संदेशवाहक है वो सफल होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए। आपके कमेंटों का स्वागत है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो और इसी के साथ इजाज़त दीजिए।